जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का यहाँ पे तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैं आप सबके सामने, उसमें सियासी बात तो होगी, लेकिन उसमें एक बहुत ज़रूरी कौमी बात आपके साथ करना चाहता हूँ। बात हम हर दफ़ा करते हैं, उसमें आपको सियासी रंग भी ज़ाहिर बात नज़र आता है। कुछ चीज़ों में आपको लगता है कि हम अपोजिशन को बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में लगता है बस बेटा रहने दें, अब कुछ चीज़ों को लगता है कि आप बहुत अटैक कर रहे हैं कुछ। लेकिन आज की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ ज़रूर लगेगी कि एक हिस्सा मैं सिर्फ पाकिस्तानी बन के बात करूंगा, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें सियासत पे बात होगी और उसको हम डाइसेक्ट कर सकते हैं। और एक हिस्सा यकीन कीजिएगा कि मैं मुस्लिम लीग नून के वर्कर की आवाज़ बन के भी बात करूंगा। वो जो एक हिस्सा होगा मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो हर पाकिस्तानी की आवाज़ होगा। और दूसरा हिस्सा जो है वो मैं सियासी बात करूंगा, वो हमारा अपना नजरिया है सियासी, उनका अपना नजरिया है। देखिए, आपने हालिया दिनों में मुस्लिम लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी आपने चंद तकरीरें सुनी। मैं पहले दिन से इस व्यू पे था, आपने मेरा ट्वीट भी देखा था कि इनको तकरीर करने की इजाजत ना दी जाए। यकीन कीजिए मुझे कोई खदशा उनसे सियासी नहीं था, सियासी तौर पे हमें उनसे कोई मसला नहीं है। मुझे खदशा उनसे था कि वो जहां बैठकर जो बात करेंगे उससे जो पाकिस्तान को ज़र्ब लगेगी, हमें 8 या 10 दिन या 15 दिन में यह नजर नहीं आएगा। आज से महीने बाद, 10 महीने बाद, साल बाद इंटरनेशनल मीडिया उसे कैसे इस्तेमाल करेगा, इससे हमें पता चलेगा कि आज जो उन्होंने बातें की हैं उनका नुकसान क्या हो गया है। क्या हम में से किसी को यह डाउट है, किसी को इस कमरे में बैठे हुए या पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, यार ये दरवाजा बंद रहने दें, आप ना खोलें, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में किसी को कोई डाउट है कि इंडिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, इंडिया पाकिस्तान की फौज पे हमला करके 5th जनरेशन वॉर के थ्रू पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, और जब उनको पता है कि पाकिस्तान की फौज कमजोर होगी तो पाकिस्तान कमजोर होगा। आपने ये अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये देख रखा है और सोशल मीडिया पे भी कि रिसेंटली चंद महीने पहले इंडिया के एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एक्सपर्ट ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो वहां पर उनकी फौज के खिलाफ बगावत करा दो, फौज को डिस्क्रेडिट करो, पाकिस्तान टूट जाएगा। यह बात किसी हद तक दुरुस्त है कि हमारा मुल्क जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे है, जो हमारा ज्योग्राफिया है, जिस तरह का हमारा अजली दुश्मन इंडिया 1947 से लेके आज के दिन तक पाकिस्तान को तोड़े बगैर उसे चैन नहीं आ रहा। 1971 में वो एक दफा हमें नुकसान पहुंचा चुका और उसका कन्फेशन ढाका के अंदर मोदी जो है वो कर चुके कि 1971 में इंडिया ने किस तरह से पाकिस्तान को 2 लख्त किया। और अभी उनके डिफेंस स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो पाकिस्तान की फौज को कंट्रोवर्शियल करो। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी फौज की वजह से हम महफूज हैं। हमारे मुल्क के खिलाफ दिन रात साजिशें की जाती हैं, कभी वो बलूचिस्तान के अंदर इंडिया साजिशें बुनता है, कभी वो कराची के अंदर बुनता है, कभी शिया सुन्नी फसादात कराने के लिए। अभी रिसेंटली हमारी जो बहादुर और समझदार इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने रिसेंटली एक नेटवर्क क्रैकडाउन किया है जो शिया उल्मा और सुन्नी उल्मा की हलाकत करा के मुल्क में शिया सुन्नी फसादात इंडिया बर्पा करवाना चाहता था। यह किसको शक नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की फौज के ऊपर अटैक करना चाहता है, सरहदों पर भी और 5th जनरेशन वॉर के थ्रू यहां भी। यह है वो सवाल जो मैं आपके साथ आज लेके चलूंगा। अब मेरा अगला सवाल है कि हमें माजी देखना है। मियां मफरूर जो नवाज शरीफ साहब हैं, जिन्हें अदालतों ने इश्तिहारी, जिन्हें अदालतों ने एक एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रखा है और जिनके भाई ने, ये आपके सामने मैं रखता हूं, एक एफिडेविट दिया था
जिनके भाई एक एफिडेविट दे के यहां से निकले थे कि 4 हफ्ते में उनका इलाज हो जाएगा, ये वो एफिडेविट है। ये जो पंजाब स्पीड हैं, जिनकी स्पीड फेडरल में जाकर ठुस हो गई, जिनसे एक तकरीर भी मुनासिब नहीं होती, जिनकी भतीजी ने उनकी बुनियादी तौर पर, बहुत सारे लोग मरियम सफदर साहबा पे गिला करते हैं, मैं नहीं करता, क्योंकि शहबाज शरीफ हमेशा से ही वॉज अ पैथेटिक पर्सन इन एनी वे। लेकिन पंजाब के अवाम को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डीजीपीआर को कैसे इस्तेमाल किया जाता था, इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे इस्तेमाल किया जाता था उसकी इमेज बिल्डिंग करने के लिए। तो वो एक बिल्कुल पैथेटिक एडमिनिस्ट्रेटर था। और जैसे ही फेडरल में गया तो आपके सामने अगर हम असेंबली में हमारे 2 एमएनए शोर शुरू कर दें तो हमें पहले से पता है कि शहबाज शरीफ से तकरीर नहीं होती। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। जिस दिन उनको तकरीर ना करने देनी हो, 2 बंदे शोर करें, वो तकरीर नहीं कर सकते जम के। और यहां उनका वो आयरन मैन का एक पूरा इंप्रेशन था जो वहां झाग की तरह बैठ गया। और मरियम सफदर को वक्त मिल गया, उन्होंने एक आहनी हाथ से उन्हें साइड पे रिमूव किया। तस्वीरें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। मरियम सफदर साहबा के करीब तरीन इंफॉर्मेशन की 2 खवातीन जब अदालत में उन्होंने अपनी जमानत वापस ली, ये जो प्रोपेगेंडा और झूठ शरीफ फैमिली ने हमेशा की तरह किया कि जी उनकी जमानत हुकूमत ने खारिज करवा दी, उनको जेल में दे दिया क्योंकि वो एपीसी में गए थे। कोर्ट का फैसला पढ़ें, उन्होंने अपनी जमानत की दरखास्त वापस ली। ये कोर्ट का 1 पेज का फैसला, उस पर 2 दफा लिखा हुआ है। उन्होंने जमानत की दरखास्त वापस ली और जिस पर उनकी जमानत कैंसिल हो गई। अब आप सोच रहे होंगे वापस क्यों ली? वापस इसलिए नहीं ली कि इसका कोई पॉलिटिकल फायदा होगा, क्योंकि ये मक्कार हैं। आप कोई और ग्राउंड बना के लाहौर हाई कोर्ट से ही दोबारा जमानत अप्लाई करने जाएंगे, क्योंकि इन्हें शायद लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद इन्हें रिलीफ ना मिले, जो इन्हें शायद लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट से इन्हें मिले। लेकिन मेरे ख्याल में फैसला तो हर जगह मेरिट पर होना है, आप जहां से भी करें। लेकिन बहरहाल वापस आता हूं मैं मुद्दे पे कि आज इनकी ये जो साजिशी जमात बन गई है, जिसमें इनके बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने माल पानी छोटा मोटा खाया है, छोटी मोटी चोरी की है, लेकिन वो मुल्क दुश्मन नहीं है। वो अपनी फौज के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ, अपने वो छोटी मोटी उनको को फाइन हो जाएगा, कोई 2 साल की सजा हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं खाया, लेकिन वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां, अपनी अफवाज के खिलाफ बयानियां का हिस्सा वो नहीं बनना चाहते। उनके लिए बड़ा मसला है कि हम अपनी पार्टी को, अपने वोटर को किस तरीके से डिफेंड करें। ज्यादा मसले में नवाज शरीफ साहब ने उनको डाल दिया है। उसके साथ साथ हमने यह भी देखना है कि नवाज शरीफ ऐसा करते क्यों हैं। सवाल यह है कि नवाज शरीफ का फौज से मसला ही क्यों बनता है हमेशा। आप देख लीजिए, पहले 1993 में भी इनका फौज से मसला बना, उसके बाद उससे पहले गुलाम इसाक खान साहब से मसला बना, फिर फौज से बना, फिर 99 में परवेज मुशर्रफ साहब से बना, फिर राहील शरीफ साहब से बना, अब इनको बाजवा साहब से भी मसला है। तो फौज के साथ इनका मसला यह है कि ये अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल। किस लिए? ताकि मैं करप्शन करूं और को पकड़ ना सके। ब्यूरोक्रेसी को तो फ्लैट कर लिया, अपने बंदे नीचे से पौधे लगा के ऊपर तक ले आए। पिछले टाइम में इन्होंने बहुत सारा अपना काम जुडिशरी पे भी किया, वहां पर भी इन्होंने वकला और बहुत सारा अपना असर रसूख बनाया। उसके साथ साथ तमाम नैब के अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों तो हैंडपिक लोग लगाए वहां पर भी, आज भी इनके लगे हुए लोग हैं वहां पर बहुत सारे। एक इदारा है जो जब ये चोरी करते हैं या मुल्क दुश्मनी करते हैं तो वो सामने बैठ के सवाल पूछता है। वो जो आपका टोबा टेक सिंह का, चागी का, कामोकी का, साहिवाल का, कहीं शिकारपुर का, बन्नू का, कश्मीर का किसी आम मिडिल क्लास का लड़का होता है जो कमीशन लेता है और फिर बैजेस लगा के अपने कंधों पे जनरल बन के सामने बैठा होता है, वो आपसे सवाल पूछता है कि आप धंधा करें, कारोबार करें, लेकिन आप ये पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ किस तरह का कारोबार कर रहे हैं। जब यह सवाल होता है तो फिर तकलीफ होती है फौज के साथ। तो फिर आपका रेस्क्यू कहां होता है? बुनियादी तौर पर तो आप ये जो उनसे रिलेशनशिप बनाते हैं
ये पाकिस्तान दुश्मनी में ये शुरू नहीं करते। मैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान दुश्मन नहीं कह रहा। ये एक मक्कार बिजनेसमैन है जो चंद टकों के लिए ऐसे राह पे चल पड़ता है कि इवेंचुअली ही गेट ड्रिवन इनटू इट एंड ही रीच्ड इन एनिमीज लैंड, और फिर ये उनका पुर्जा बन के काम करना शुरू कर देते हैं। जब फौज इनसे सवाल करती है तो जवाब देने की बजाय फौज को ये फिर देखते हैं कि बैरूनी आका हमें कैसे बचा सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में चंद बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट जो है इंटरनेशनल, वहां पर चंद नारे बड़े मशहूर हैं, विमेन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फाइट फॉर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स। असल में भले आप विमेन राइट्स की जगह पर औरतों के हामला औरतों के मुंह के अंदर गोलियां मारें, लेकिन नारा विमेन राइट्स का लगाएं बाहर जाके। आप बेशक हर सहाफी को उठा के उनको कुट चढ़ाएं जब आपकी हुकूमत हो, वो भले नजम सेठी हो, भले और सहाफी हो जो आज इनके करीब हैं, भले जियो ग्रुप हो जिसको आप बंद करें, तमाम उनके ऊपर उनके अखबारात के पेपर बंद कर दें, उनके टेलीविजन बंद कर दें, लेकिन जब आप अपोजिशन में आए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच करें। तो ये आप आर्मी के खिलाफ ये काम करते क्यों हैं? मैं आपको चंद शाखसाने दिखाता हूं जिससे आपको नजर आएगा कि ये मामला होता है। सवाल कर प्रेस जियो को बंद किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, आपकी बारी है, आपकी बारी आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने दें, आपकी बारी आएगी। मैं जियो को क्लोजली डील करता हूं, ना छेड़े मुझे। अच्छा, फिर आपने कहना आपने ज्यादती कर दी। अभी मुझे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने तो भाई को पहले कहा था कि आज आए हैं आप, मुझे एजेंडा नजर आ रहा है, लेकिन आप एजेंडे की इतनी तेजी तो ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेना। आप भाई हैं, जिक्र मैंने और भी बड़े करने हैं, वो भी आपको बुरे लग रहे हैं, लेकिन सुन ले। ये जो जिक्र अगला करने लगा हूं ये भी आपको बुरा लगना, सुन ले मेरे भाई, सारे मौजूद लोग बैठे। अच्छा, आप भाई हैं, सुन ले। अच्छा जी, आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि जिंदाल साहब एक बिजनेसमैन हैं जो पाकिस्तान बहुत दफा आए और आकर बगैर वीजे के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को मरी में जाकर मिले। हम सियासत में नॉर्मली बिजनेसमैनों को इन्वॉल्व नहीं करते। आज मैं पाकिस्तान के बिजनेसमैन को सियासत में इन्वॉल्व करना चाहता हूं। आज मैं पाकिस्तान के बिजनेसमैन से यह पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कभी कोई इंडिया जाकर बगैर वीजे के इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिला है? क्या आप में से कभी कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिल सकता है इस तरीके से कि आप उतरे और आपको सीधा उनके जो कोई भी हिल या किसी भी स्टेशन पे वो छुट्टियां मना रहे हो? क्या पाकिस्तान का एक बिजनेसमैन मुझे यह बता सकता है कि इन 73 सालों में उसको ये एक्सेस मिली है इंडिया में? यह वो तस्वीर है जो हमारा मुंह चढ़ाती है। नवाज शरीफ साहब ने जब कश्मीर में हुर्रियत के लीडरों से मिलने से इनकार किया और इस टब्बर से मिला, यह कौन सा टब्बर है यह मैं आपको दिखाता हूं। अगर यह सिर्फ बिजनेसमैन हो तो आप तब भी हजम कर लें। अगर यह टब्बर सिर्फ बिजनेसमैन हो तो मैं फिर भी इस बात को डाइजेस्ट कर लूं, लेकिन यह टब्बर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के लिए किस तरह से काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूं। यह है सज्जन जिंदाल का ट्वीट। जैसे ही आपके सामने पठानकोट का जो वाकया हुआ, उसने फौरी तौर पर पाकिस्तान को 2 हिस्सों में नैरेटिव वाइज तकसीम किया। उसने कहा जब पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिकल लोग इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तानी एजेंसीज मीन पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आईएसआई हमले करवा देती है ताकि इकट्ठे ना हो सकें। वही नैरेटिव जो नवाज शरीफ बार बार कहता है, वही बात जो नवाज शरीफ बार बार कहता है कि हमारी फौज हमें हुकूमत नहीं करने देती, हमें फैसले नहीं करने देती। यह वो लाइन है जो नवाज शरीफ के आका लिखते हैं, यह बोलता है। आज नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, आप पिछले 5 साल इंडिया के चैनल्स की हेडलाइंस देख लें, वो वही बातें थी पहले जो उनके न्यूज डायरेक्टर, उनके एडिटर लिखते थे और वो बोलते थे। आज वो नवाज शरीफ के मुंह से, उनके न्यूज कास्टर के मुंह से निकल रही हैं। आज वो बातें उनके रिप्रेजेंटेटिव के मुंह से निकल रही हैं।
आगे चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूं। कुलभूषण यादव किसको याद नहीं है? जनरल एहसन सलीम बाजवा क्यों दुखते हैं नवाज शरीफ को? इसलिए दुखते हैं, जनरल आसिम सलीम बाजवा, आई एम सॉरी, क्यों दुखते हैं नवाज शरीफ को? इसलिए दुखते हैं कि जब कुलभूषण पकड़ा गया था तो पूरा दिन वो अकेले एफर्ट करते रहे थे कि ये इनकी पार्टी में से कोई पीआईडी में बैठ के बोल दे कि हमने कुलभूषण पकड़ लिया है। परवेज रशीद साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। अगर आर्मी अकेली करती तो इंटरनेशनली फिर नैरेटिव ये जाता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही। इसलिए आपको तकलीफ है आसिम सलीम बाजवा से, और कोई वजह नहीं है। और फिर आपको भी पता है, मैं ज्यादा बातें टेलीविजन पे नहीं करूंगा, आपको भी पता है कि क्या हुआ था और किस वजह से फिर परवेज रशीद को आना पड़ा था और बोलना पड़ा था, और मुझे भी पता है। लेकिन जब आप इस तरह की मुल्क दुश्मनी करेंगे कि कुलभूषण यादव पकड़ा जाएगा और आपके मुंह से उसका नाम कहीं नहीं निकलेगा, और ये प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस ये छापेगी कि आपके साथ जिंदाल की मीटिंग कुलभूषण के ऊपर खुफिया बातें हुई हैं, तो जवाब तो कौम को देना पड़ेगा। ये स्टोरीज जब छपेंगी दुनिया में, और आपको जवाब तो देना पड़ेगा जब बरखा दत्त अपनी किताब में लिखेगी कि किस तरीके से खटमांडू नेपाल में आपने मोदी के साथ एक होटल के कमरे में अंदर वाला दरवाजा जो लिंक्ड डोर होता है उसके थ्रू जानबूझ के 2 कमरे 2 नामों पे बुक करवाए गए। एक में मोदी पहुंचा, दूसरे में आप पहुंचे, दरमियान वाले दरवाजे में से गुजर के आपकी मुलाकात हुई। वजह क्या थी? आप उनको ये प्रिटेंड कर रहे थे मेरी आर्मी इंडिया के साथ पीस नहीं चाहती, सैबोटाज कर देगी, मैं आर्मी से डर के अकेला आपसे मिल रहा हूं ताकि मैं पीस कायम कर सकूं इंडिया और आपके दरमियान में। आगे चलते हैं, यहां बात खत्म नहीं हुई, कुलभूषण का जिक्र चल रहा है। ये हमारी एक बेटी, जैसे आप सब पाकिस्तान के बेटे और बेटियां बैठे, ये भी एक बेटी है, तस्नीम असलम साहबा हाईएस्ट फोरम तक गई, अपने फॉरेन ऑफिस में स्पोक्स पर्सन रही। हमारी पार्टी ने उन्हें अब्लाइज नहीं किया, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। हमारी हुकूमत में उन्हें कोई डेपुटेशन या आफ्टर रिटायरमेंट किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है। वो कौम की एक बेटी जो रिटायर होकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। ये थप्पड़ था जो एक कौम की बेटी ने इनके मुंह पे मारा था। इनकी वो गद्दारी जो चंद टकों के लिए टब्बर करता है, ये वो बयान दिया था कि नवाज शरीफ ने क्लियरली मना किया था हमें। ये उन्होंने बयान दिया था, किसी किस्म का भारत के खिलाफ बयान देने से मना किया था। उसके बाद जो उस वक्त के हमारे एम्बेसडर थे इंडिया में, उन्होंने भी ये बहुत दफा बयान दिए कि नवाज शरीफ ने मना किया था। और भाई हम तो झूठ बोलते हैं, ये ब्यूरोक्रेट क्यों झूठ बोलेंगे? ये किसी के एजेंडे पे आपके खिलाफ है? ये ब्यूरोक्रेट आपकी करतूतें क्यों बताते हैं? ये ब्यूरोक्रेट क्यों बताते हैं कि आप इनको किस तरीके से हरास करके इंडिया के खिलाफ बयान देने या इंडिया के खिलाफ स्टांस लेने से रोकते थे? ये आपकी आजकल की जाली मादरे मिल्लत, जो एक मुजरमा है मरियम सफदर साहबा, जो चीख चीख के बोलती हैं, ये साड़ियों के तोहफे यही रिसीव करती थी इसी मोदी से, जिसने ढाका में जाके कहा कि हां हमने पाकिस्तान को 2 लाख किया। ये वही मोदी जिसने जीना हराम कर दिया मुसलमानों का इंडिया के अंदर। ये वही मोदी जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया गुजरात में। आपको कई दफा डिप्लोमेसी में कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, मैं अग्री करता हूं, लेकिन आप उनको अपने माथे का झूमर नहीं बनाते। अगर कोई मजबूरी के कंगन पहनने पड़ते हैं तो उन्हें यहां नहीं सजाते, उन पर शर्म करते हैं। लेकिन आपके टब्बर को तो टके चाहिए थे, आपका शर्म से क्या लेना देना? यह है मोदी साहब का ट्वीट कि आई एम पर्सनली टच्ड बाय नवाज शरीफ साहब जेस्चर ऑफ वेलकमिंग मी एट लाहौर एयरपोर्ट एंड कमिंग टू द एयरपोर्ट व्हेन आई लेफ्ट। क्या करना चाहता था मोदी? मोदी दुनिया को दिखाना चाहता था मैं पाकिस्तान से मिलना चाहता हूं, पाकिस्तान मुझसे इंगेज नहीं होना चाहता। हम पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान का नवाज शरीफ भी मिलना चाहता है। वो तो मुझे बगैर वीजे बुला लेता है, मुझे एयरपोर्ट पे भी रिसीव करने आता है। नवाज शरीफ साहब क्या बताएंगे, जब मोदी आया था तो आपको एक जगह से फोन जाता रहा पूछने के लिए कि कितने बजे पहुंचना है, और आपने जवाब नहीं दिया।
क्या आपको पता है इस बात का कि आप कौम को जवाब देंगे कि आपने अपने दिफाई अदारों के किसी ऑफिसर को एक्सेस नहीं दी उन मीटिंग्स में? क्या यह प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है? क्या पेंटागन में ऐसे होता है? क्या दुनिया पूरी में ऐसे होता है कि जो दफा से रिलेटेड, मैं आपको सीधी सी बात कहता हूं, आप में से कोई शख्स इंटरव्यू लेने जाए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उसमें मैं इन्वॉल्व ना हूं या शिबली भाई इन्वॉल्व ना हो, मेरे सीनियर हैं, तो हमें बुरा लगता है कि हमारी बीट, आपकी बीट की खबर मैं दे दूं, आप शोर मचा देते हैं कि गिल साहब ये हमारी बीट है, आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं? आप दिफाई अदारों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं मोदी को मिलते हुए? अपने घर में आप घंटों की 1-on-1 टॉक कर रहे हैं ना, उससे पहले आप दिफाई अदारों को, जो हमारी सालमियत के जिम्मेदार हैं, जिनके 22-22, 21-21 साल के बच्चे, जिनको भी मां ने आंखें भर के नहीं देखा, वो रोज जाकर सरहदों पे शहीद हो रहे हैं। वो इसलिए शहीद हो रहे हैं कि आप टके कमाएं जंदाल से। यह है वो पग। शायद आप में से कुछ लोग देहात के ना हो, शायद आप लोग कुछ देहात के ना हो तो उन्हें ना पता हो पग क्या होती है। नवाज शरीफ अमृतसर से, इसे पता है पग क्या होती है। पग आप अपने सर पे अपनी बेटी की शादी पे उसकी पहनते हैं जो सबसे गैरतमंद और आपके साथ कटने मरने को तैयार होता है, जिसकी आपकी और जिसकी इज्जत सांझी होती है। वो चौधरी आपको पग भेजता है तो आप उसकी पग पहनते हैं। ये चौधरियों का खासा, और नवाज शरीफ ने यह पैगाम भेजा था, ये मोदी दी भेजी हुई पग जदों ये गद्दार पाएगा सिर ते ये पैगाम देगा कि मेरी तेरी इज्जत वंडी हुई है, मैं तेरी इज्जत ली मरांगा तो तू मेरी इज्जत ली मरेगा। आज आप हमें बताते हैं कि हमारे दिफाई अदारे ठीक नहीं है, और पैगाम आप ये लाल रंग की पगें पहन के ये देते थे। मैं इंडिया गया था, मुझे आज तक याद है, मेरे साथ एक 62 साल के प्रोफेसर थे। वो आगरा जाना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद वो दोबारा इंडिया ना आ सके अपनी जिंदगी में, और आगरा हमारे बड़े बूढ़ों ने बनाया हुआ है, हमारे मुसलमान हुक्मरान ने बनाया था, इन्हें प्यो दी जगीर नहीं है। सो देखना हमारा हक था, लेकिन हम नहीं जा सके थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ दिल्ली का वीजा था। तब मैं एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर से तो किसी को डर नहीं था, मैंने कोई सियासत नहीं करनी थी, कुछ और नहीं कर, हम 4 प्रोफेसर थे, नहीं जाने दिया। ए ਤੁਹਾਡਾ मामा लगता सी जिन्होंने मरी लैके गए सो, और उस तो बाद ट्वीट कर दी सी ਤੁਹਾਡੀ मरियम बीबी कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप हैं। और बीबी 10 की पर्सनल रिलेशनशिप ने तेरे नाल, सिर्फ धंधा है आप लोगों का, टके कमाते हैं आप लोग। ये तारुल कादरी साहब ने अपनी एक स्पीच में पूरा आपका कच्चा चिट्ठा खोला था। क्या आपने उन्हें किसी अदालत में लेके गए? आपने डिनाई किया किसी इल्जाम का? यह है जंदाल साहब जो अपना बूथा निकाल के आपके कॉरिडोर्स में तस्वीरें पेश कर रहे हैं आपके घर में। आपको बर्थडे विश करने का उन्हें एक्सेस है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन को एक्सेस है बर्थडे विश करने का आपको, मोदी को? क्या मोदी किसी से मिलता है, किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन से? तो जनाबे वाला, बात सिंपल मेरी एक है, जवाब आपको देने पड़ने हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टीज निकल आई हैं तो फौज के ऊपर अपना गंद मत फेंकें, हमारे दिफाई अदारों पर अपना गंद मत फेंकें। इस कमरे में बैठा हर शख्स भी यह जानता है कि हमारी फौज हमारे अमन की जमानत है। हम रात को सोते, होगी कोई कोताहियां हुई हैं हमसे, बिल्कुल जमहूरी दौर में कोताहियां हुई हैं। मैं खुद जमहूरियत के अंदर आज हूं, मुझे पता है हमारी, अगर आज कोई फेलियर है हमारी गवर्नमेंट का, वो हमारा है। अगर कोई सक्सेस है वो हमारी है। हमारी फौज हमें कहीं काम करने से नहीं रोकती। अगर हमारी कोई कुताही है तो आपकी तरह अपनी फौज पे नहीं डालेंगे कल को। अगर आज हम अवाम को किसी चीज पे कम डिलीवर कर सके हैं तो हमारी कुताही है, हमारी फौज की वजह से नहीं हम डिलीवर कम कर सके। तो अगर यह फौज इमरान खान के साथ मिलकर पूरी दुनिया में मिसाल कायम कर सकती है, जिस तरह कोरोना को एनसीओसी में असद उमर की सरबराही में वो जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, दिन रात प्राइम मिनिस्टर ने एक एक मिनट का अपडेट लिया, हमारी फौज शाना बशाना खड़ी हुई। इस फौज की कोऑर्डिनेशन के साथ हमने दुनिया में अल्लाह के हुक्म के साथ, वो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, वो मिसाल कायम की कि कहीं नहीं है,
पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों में मस्जिदें बंद हुई। अल्लाह के फजल से सीना ठोक के फख्र से कहता हूं, यह मेरी कौम और अल्लाह की रहमत है कि हमारे यहां 1 घंटे के लिए मस्जिदें बंद नहीं हुई। तो यह क्या फौज की वजह से नहीं हुआ? टिड्डी दिल आता है, हमारी फौज हमारे साथ मिलके जितना खतरा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 25% भी नुकसान नहीं होता। स्प्रे तक कर रहे हैं हमारे जवान। सैलाब आता है, आपको फौज याद आती है। जब आपने लंबे बूट पहन के जाके वहां तस्वीरें खिंचवानी होती हैं सिंध या चनाब या झेलम के सैलाब पे, तो कौन होता है वहां पर कश्तियों पे लोगों को निकालने वाला? वो जिन कश्तियों में जाके बैठते हैं वो किसकी होती हैं कश्तियां? आपने अब लिया एनडीएमए के थ्रू, आपको चंद कश्तियां आई चंद साल पहले। उससे पहले किसकी कश्तियों में बैठ के आप तस्वीरें खिंचवाते थे? बात बड़ी सिंपल है। आप एक गंदे इंसान हैं, आप शुरू से झूठ बोलते हैं। आपने झूठ बोला कि मैं जद्दा गया, मैंने एग्रीमेंट नहीं किया। बाद में एग्रीमेंट निकला, आपने कहा 5 साल का किया। प्रिंस हरेरी आए, उन्होंने दिखाया 10 साल का किया। आपने जो अपोजिशन का इत्तेहाद बना जिसमें इमरान खान भी थे, वादा किया इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अकेले जाके इलेक्शन लड़ लिया क्योंकि आपको बाहर से एक फोन आ गया था। आप सबकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, लेकिन एक चीज आप लोगों को आती है, आप लोगों को असल में एक काम करना चाहिए था। यकीन कीजिए, इससे पैसा भी ज्यादा कमा लेते। आपको एक्टिंग करनी चाहिए थी, आप इससे पैसा ज्यादा कमाते। मैं आप सबके सामने एक बात कन्फेस करता हूं, और खुदा की कसम ये स्टेटमेंट देने के लिए नहीं कर रहा। 2008 में जब नवाज शरीफ ने आके झूठ बोला था, मुझे भी लगा था ये सच बोल रहा है। ये हालांकि मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपके सामने कह रहा हूं, मुझे भी लगा था ये सच बोल रहा है, अब ये मोमिन हो गया, अब ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन वही करतूतें सारी की। आज जो नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी का चैंपियन बनना याद आ गया है, ये तब भी याद आया था। ये जब फंसता है तब डेमोक्रेसी का चैंपियन बनता है, जब फंसता है अपने अदारों के ऊपर हमला करता है, जब फंसता है इसको लगता है कि अब मैंने अपने अदारों पे हमला करना है। चंद चीजें आपके सामने और रख दूं क्विकली, लंबी हो रही है बात। जनरल जहांगीर करामत साहब के साथ किस्से ये कहते हैं कि मैंने एटॉमिक धमाके किए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ऑन रिकॉर्ड हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं रिपीट नहीं करूंगा। जावेद चौधरी के साथ उनका इंटरव्यू सुन लीजिए कि कितनी मुश्किल से इनसे धमाके करवाए थे। धमाके करने के चंद दिन बाद जनरल जहांगीर करामत से इन्होंने रिजाइन ले लिया। अक्टूबर 1999 में इंदर कुमार गुजराल ने बताया कि इन्होंने उन्हें कौन सी लिस्टें दी। 1999 में 2 इंडियन एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तानी हदूद में हमारे नेवी के 16 जवानों को शहीद किया। ये मम रहा, शश रहा, चुप रहा, नहीं बोला। ये 12 अक्टूबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ अच्छे थे, बुरे थे, मुशर्रफ साहब से मसले थे, क्या थे, ठीक कर रहे थे, गलत कर रहे थे। हमारा मर्द या औरत, हमारा पाकिस्तानी अच्छा होगा, बुरा होगा, सजाए मौत भी देनी होगी, अपनी सरजमीन पे देंगे। कोई जुर्म भी होगा अपनी सरजमीन पे। ये उनको बताते हैं कि नवाब शाह जहाज ना उतारे, इंडिया से रिफ्यूलिंग कर लें। पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ को वहां पे बेचते हैं। और बुज़दिल आप इतने हो कि यहां पे करो ना उन्हें। अगर आपने सैक करना है, रिमूव करना है, यहां करो। वोट किस लिए लिया था? आज तो बड़े लीडर बनते हैं आप, और आप ये कहते हैं कि मेरे से रिजाइन मांगा गया था। देखिए, आपको जब जब गुस्सा आता है, डॉन लीग्स पे आपको गुस्सा आया, आपने परवेज रशीद को फारिग कर दिया। फिर आपको गुस्सा आया, आपने किसी और को फारिग कर दिया। हुकूमत में आपको गुस्सा आता है, अपने लोगों को फारिग करते हैं। अपोजिशन में गुस्सा आता है तो आप पब्लिक को कहते हैं कि फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। आप मुझे ये बताइए, अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते? खुद क्यों नहीं आप तशरीफ लाते? बहरहाल ये लंबी, इनकी करतूतें लंबी हैं। अब वक्त ज्यादा हो जाना है, इसलिए मैं इतनी लंबी बातों में नहीं जाता। आखिरी बात सिर्फ मैं ये करूंगा कि आप भले जंदाल को मरी लेके गए, आपकी तस्वीरें मैंने दिखाई, आपका इंडिया से क्या रिलेशनशिप है, रखें। आपने टके कमाने थे, बिल्कुल रखिए। आप सऊदी अरब में भी जरूर बताइए कि आपके खिलाफ क्या कार्रवाई शुरू हुई थी, उसका भी जवाब दें। जब आपने इजराइल के साथ को बिजनेस डील की थी, वहां वो क्या कार्रवाई थी आपकी फैमिली के खिलाफ। आपने सिर्फ एक बात का जवाब देना है जो हम आपसे मांग रहे हैं, सिर्फ एक बात का जवाब। एक बात का जवाब, जो दिल आता है करें। पैसा आपका पकड़ा गया है, जवाब आपको देना पड़ना है। आप अल्ताफ हुसैन बने, अल्ताफ हुसैन बनने की कोशिश करें। पिछले मंगल वाले दिन जिस एम्बेसी में लंदन में जाके आपने मुलाकातें की हैं,
जितने बजे की हैं हमें सब पता है। हमने धोती आपकी उठा दी तो मसला बन जाना है। ना करें, पाकिस्तान को इस तरह बेइज्जत ना करें। आखिरी पैगाम, इमरान खान मर्द का बच्चा है, 22 साल आपका मुकाबला किया, उसकी बीवी पे जाली केस बनाए, शौकत खानम पे गलीज आदमी ने केस बनाया था, शौकत खानम की दीवार के ऊपर गंद फेंका था, एक मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उस हनीफ अब्बासी के मुंह पे थप्पड़ लगाकर वो गंद धोया उस दीवार से। आपने बड़ा कुछ किया इमरान खान के साथ। आज आपको इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पर एक पैगाम देना चाहता हूं। इमरान खान मर्द का बच्चा खड़ा है, आपका मुकाबला करेगा। अगर आप मर्द के बच्चे हैं तो हमसे मुकाबला करें, हमसे सीधा हम में वजह आके, हमारी अफवाज पे हमले ना करें। हम खड़े हैं ना आपके सामने। पॉलिटिक्स करनी हमारे साथ करें, मैं स्क्रीन में देख के बात कर रहा हूं। हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। हमें कहें आपने जो कहना, आप हमें सिलेक्टेड कहते हैं, कहें जवाब देंगे उसका आपको। आप हमें करप्ट कहते हैं, कहें हम आपको जवाब देंगे उसका, आपकी करप्शन भी बताएंगे। उन जवानों का कफन बीच में मत लेके आए जो रोज वहां शहादत देते हैं। इंडिया का एजेंडा पूरा मत करें जो हमारी फौज के बारे में वो कहती है। पूरी वेस्ट में मैं अमेरिका में पढ़ाता था, इंडिया दिन रात ये एफर्ट करता है वेस्ट में ये पेंट करने के लिए। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में वो ये माइंडसेट प्रवेल करने की कोशिश करते हैं, वहां पे जाके लोगों को ब्रेन वॉश करने की, कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो किसी के नीचे नहीं है। हमें तो आर्मी से कहीं मसला हमारे प्राइम मिनिस्टर को नजर नहीं आता। हमें तो लगता है, मैं तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरा ही एक और डिपार्टमेंट है मेरी हुकूमत का, जहां हमें हेल्प होती है वहां वो हमारे साथ खड़े होते हैं। मुझे तो लगता है हम सब प्राइम मिनिस्टर, जो भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है, सारे इदारे उसके बच्चों की तरह होते हैं, सारे उसका हुक्म मानते हैं और अपने मुल्क के लिए आगे चलते हैं। अगर हम अपनी फौज के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, अगर हम मिलके पाकिस्तान की कौम की खिदमत भी कर सकते हैं, और कोविड जैसी भले बात हो, सैलाब के इश्यूज हो, भले टिड्डी दिल हो, ये तमाम चीजें हम लोग इकट्ठे कर सकते हैं, तो आपको क्या मौत पड़ी थी? टके कहीं और से कमा लेते। तो बुनियादी तौर पे आपको वाज़ेह मैसेज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना चाहता हूं कि सियासत करें, गंद मत करें, वहां से बैठ के सियासी बयान दें, क्योंकि आप जब बयान देते हैं बड़े सारे लोगों को मसला होता है। हमारे बड़े सारे उन दोस्तों को मसला होता है जो 6 से रात 10 बजे तक, 12 बजे तक कहते थे कि आपने सुबह मर जाना है अगर ना जाने दिया। वो भी अंदर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जब हमने कहा इनसे 7 अरब रुपए का बॉन्ड ले, हमारी बात नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग आपके धोखे में आ गए थे दोबारा, उनको लगा था आप सच बोल रहे हैं। मैं आज कौम को एक बात बताता हूं कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी सच बोलने की। वो एक ही सूरत सच बोल सकते हैं, अगर वो कुछ ना बोलें तो। वो जब बोलेंगे झूठ बोलेंगे। अच्छा गिल साहब ये फरमाएं, गिल साहब ये फरमाइएगा कि आपने अभी शहबाज शरीफ साहब का एफिडेविट जो है वो यहाँ पे दिखाया, शायद वो आपने उसमें गौर से नहीं पढ़ा था क्योंकि आपको जल्दी जो मीडिया आना हो रहा था, मियां साहब को आज नौकरी जो आना चाह रहे थे लंदन, उसमें तो वाज़ेह तौर पर लिखा है कि नवाज शरीफ अगर बड़ेपन का मुजाहरा करते खुद तो बाहर चले गए भाई, इनके ने खुद वापस लेके जमानत अंदर गए, हमने तो नहीं कैंसिल कराई। यही अदालतें जिन्हें जहां से इन्हें रिलीफ मिलता है, तो ये जब्त कर जाते। इतनी क्या आपको, इतनी क्या जल्दी आई हुई है? मसला क्या आपका? तो वो तो खुद अपने आप को गद्दार कह रहे हैं, वो तो खुद वो बातें कर रहे हैं। मैं सिंपल सी बात कहता हूं, हम जब किसी को मुसलमान कहते हैं तो क्यों कहते हैं? उसको बोलना पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मैं ये ना पढ़ूं तो मैं मुसलमान नहीं हूं, मुझे पढ़ना पड़ेगा ना। अल्फाज की कीमत होती है, अल्फाज की हैसियत होती है। ये ना कहें वो अल्फाज, ना कहते तो शकूक शुबहात होते। मैं ये इल्जाम लगाता, ये दिखाता, आप 60% मानते, 40% ना मानते। अब तो ये सारी बातें इकट्ठी होकर जब सामने आ रही हैं, इनके अल्फाज भी आ रहे हैं, तो बड़ी क्लियर बात है कि हमें ये सोचना पड़ेगा। मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इनके ऊपर मैंने अटैक नहीं किया कि राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या किया, मैंने को मनी लॉन्ड्रिंग की बातें नहीं की। मैंने वो बात की जो मुझे एज अ पाकिस्तानी तकलीफ हुई है। और यकीन करें, मैं दोबारा, आप सबको पता है पंजाब में मेरा आपके साथ रहा है, इनके 8 लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि हम आपकी पार्टी में तो नहीं आ सकते, हम आईनी तौर पर वहां से हमने इलेक्शन लड़ा हुआ है, लेकिन हमें यह भी समझ नहीं आती कि हम हल्के में कैसे जाएं जो बातें इन्होंने कर दी हैं। तो कम से कम ये अपनी पार्टी के लोगों पर, अपने वोटर पर ही रहम करते। अच्छा जी सर। मुस्लिम पर की
जब इमरान खान के पास इक़्तिदार नहीं था तो यही इमरान खान इंडिया के चैनल में बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें किया करता था कि फौज की मुदाखलत के बगैर कोई इक़्तिदार में नहीं आता। आज इक़्तिदार इमरान खान के पास है, नवाज शरीफ बाहर बैठकर वही बातें फौज के खिलाफ कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि कल को इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया जाएगा और फौज के खिलाफ यहाँ पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जो बात की, इमरान खान के ये वाले काम नहीं है कहीं भी जो आपके सामने है, पहली बात। दूसरी बात जी नहीं, वो तो सबके साथ मुलाकात करते, ओपन करते ना, छुप के तो नहीं करते, वीजे के बगैर तो नहीं करते। हाँ नहीं तो बिल्कुल की है, वो तो गए थे, विजिट करने गए थे तो मिले थे, पूरा वक्त गया था यहां से। सो बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने कभी अपनी आर्मी के खिलाफ या आर्मी के बारे में कोई भी डिफेंस रिलेटेड हमारी बात, मैंने क्रूज मिसाइल बनाया था, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की थी, ओ भाई को शर्म करो। कल को हो सकता है हम किसी और मुल्क को हमने उसकी डील करनी हो, बेचना हो, हमारे पे कॉपीराइट्स आ जाएंगे, आपने तो हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग की हुई है। आप पागल हो गए हैं? आप मुल्क की सारे राज जो है वो मीडिया पे जाके दे रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि माजी में फौज ये करती रही है, मैं भी कह रहा हूं माजी में फौज का रोल रहा है, हर मुल्क में होता है, कहीं एक्सेस हो जाता है। हम अपने घर में बैठ के बात करेंगे अगर कोई है, क्या आज है? क्या हम कहते, हमने तो नहीं कहा 2013 का इलेक्शन फौज ने इनको जिताया था, हम तो नहीं कह रहे, हमने ये तो नहीं कहा फौज मिली हुई थी, इन्होंने धांधली की थी, ये यहां ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर। इमरान खान की स्टेटमेंट है जनरल क्यानी और ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर कादरी के इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल किसी पे बात हो सकती है, ये इंस्टीट्यूशन पे बात करते हैं। अगला सवाल जी। अच्छा ये बताइएगा शहबाज साहब कि 126 दिन का धरना दिया गया था खान साहब की तरफ से, अब ऑपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च भी करने जा रही है, जलसे जुलूस भी करने जा रही है, तो क्या उनको मुकम्मल आजादी होगी या पकड़ दकड़ होगी? देखिए, कानून के मुताबिक मैं दो राय दूंगा आपको। कानून के मुताबिक उनका ये हक है कि वो जलसा जुलूस करें, जो उनका कानूनी हक है वो उनको मिलना चाहिए और मिलेगा। यहाँ से जुलूस लेके गए इस्लामाबाद, मेरी पूरी बात सुन, जो भी उनका कानूनी हक है, जो हम इस्तेमाल करते रहे, उन्हें भी मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा हमारी अदालतों को और दूसरे लोगों को यह सोचना चाहिए कि ऐसे मुजरिम जो जमानतों पे हों या मफरूर हों, क्या उन्होंने जलसों में, वो तो फिर आजाद है ना, जो एक बंदा पहले ही मुजरिम है तो कुछ भी बोल देगा। तो अगर आप कुछ भी बोलने देंगे, इस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जाएंगे, तो फिर तो वेस्ट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मांगता है सारी, वो भी आपको देनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। तो ये बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है ऐसे लोगों के लिए जो मफरूर हैं या जमानतों पे हैं। इनके जो दूसरे लीडरान हैं उनके बारे में तो कानून बड़ा वाज़ेह, उनका हक है, जलसा करें, जुलूस करें, तोड़फोड़ ना करें, आवाम को नुकसान ना पहुंचाएं, अमनो अमा के साथ जो मर्जी करें, उनका हक है, एक जमहूरी मुल्क है। जी सर। आपने कुछ जनरल के खिलाफ बात करने का नवाज शरीफ खानदान की मकामी पे एक और दिया, लेकिन जब जनरल आसिम बाजवा की बात आती है तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत लेडी भी क्यों नजर आती, क्यों उनके खिलाफ अभी तक कोई इंक्वायरी शुरू नहीं की गई? मैं इसका जवाब, देखिए, जनरल आसिम साहब ने जो भी उन पे इन्होंने इल्जाम लगाए, उन्होंने उसका एक रिटन जवाब दिया। ये नहीं कहा हजूर ये हैं वो जराए किधर हैं, किसे नहीं लब्बे, किधर गए ने हो, और जब तक लब रहे हैं कि वो स्पीकर साहब ने की दिता सी, आपके हाथ में है। आपको लगता है मैं तो अपने खिलाफ केस नहीं करूंगा, मुझे तो नहीं लगेगा मैं बुरा हूं, मुझे तो लगेगा मैं ठीक हूं। आपको लगता है हम बुरे हैं, आप उठा के नैब चले जाएं, ऊपर एक एप्लीकेशन डाल के अदालत में चले जाएं। वो क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर दिया, मीडिया को दे दिया, वो उनका रिटन स्टेटमेंट है, उससे वो वापस नहीं जा सकते। इन वाली कार्रवाई नहीं की, दुकानदारी नहीं की, हजूर ये हैं वो जराए, वो अमीन हफीज साहब वो जराए लबदे फिर रहे ने, किधर गए ने, अमीन शहबाज गिल भी, कोई अमीन हफीज अकेला नहीं, वो हम सारे जराए ढूंढते फिर रहे हैं, जराए नहीं लबदे। तो ये दो बातों को देखिए, पाकिस्तान में एक काम बड़ी बारीकी से, कुछ बारीक उस्ताद होते हैं, उनका काम यह होता है कि उन्होंने ये शो करना होता है कि इत्थे सारे इको जे ने, असी कल्ले नहीं खराब, इत्थे सारे ने जनाब, जदों होएगा हिसाब असी वेख लांगे। उनका यह नारा है कि सारे एक जैसे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहना मैं साफ हूं, उन्होंने कहना सारे ही ऐसे हैं। तो ये वो स्ट्रेटजी है, ये वो टैक्टिक है कि बजाय आपके आप अपनी बात करें, अगला आपसे पूछे कि ये आपकी मुर्गी ने 10 अंडे कैसे दे दिए एक दिन में, तो वो कहते हैं आपकी मुर्गी भी तो फलां मुर्गे के साथ बातें करती है। नहीं, अब तो मुर्गी खामोश के बगैर अंडा दे देती है।
आज की अच्छा तारीफ में क्या है कि जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलता है उसके बयान कर दिया था। ये आफत मलिक वाला क्या मामला है? अभी उसको गिरफ्तार नहीं कर सके, उधर से पाबंदी लगा दी। पंजाब पुलिस इस पे जवाब देगी, उनको जवाब देना लाइक वो देते होंगे, रेगुलरली देंगे, लेकिन नहीं, मेरा नहीं ख्याल पैमरा ने को आबद राणा सनाउल्लाह साहब बहुत कुछ कहते हैं। राणा सनाउल्लाह की तो बात उनकी अपनी पार्टी नहीं बहुत दफा मानती, क्योंकि वो सुबह में कुछ और कहते हैं, शाम में कुछ और कहते हैं, दोपहर। तो टाइम नोट किया करें वो कब क्या कह रहे हैं। सारे आखिर पे अमीन का है, अमीना जी यकीनी तौर पर जमहूरियत की बड़ी चैंपियन जमात बनती है, तो फिर नून लीग एमपी रिपोर्ट में क्या साबित करना चाहिए? क्या ये जमहूरियत? बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आप ही से तवक्को कर रहा था इस सवाल का, क्योंकि आप अच्छे सवाल करते हैं। मैं जब पंजाब में था तो नून लीग के 32 एमपीए मेरे साथ कांटेक्ट में थे, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, लेकिन वाजे बता दिया था उन्होंने भी और हमने भी उनको कि हमारे लीडर वो करतूत नहीं करेंगे जो 2008 में इन्होंने की थी, जो इन्होंने परवेज अलाई का फॉरवर्ड ब्लॉग बना के तो यहां पर वजारत आला की थी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपसे सवाल है, अगर आपको आपका चैनल तनख्वाह ना दे, आप मेरे पास आए कि जी मेरे 10 बंदे उनको तनख्वाह नहीं दी, आप ये ऐड के पैसे दे रहे हैं चैनल को, तो क्या मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा? मेरे पे फर्ज नहीं है आपकी बात सुनना। तो अगर नून लीग का एमपीए मेरे पास आता है, ये बात कहता है कि मैं डिसोन करता हूं ये अपनी फौज के खिलाफ बयान को, अपने मुल्क के खिलाफ बयान को, तो क्या हम उनकी बात ना सुने? या उनके हल्के का कोई काम है, कोई नाली है, सड़क है, अस्पताल है, वो मेंबर पार्लियामेंट है, क्या हम उनकी बात ना सुने? ये पीछे से तो लगता है उत्तो नूरा कुश्ती कर देने, अंदरों सारे फोन करके अपने अपने काम दस देने, जो कहते हैं ना कि हम बड़े साथ हैं, वो भी बताते हैं। और कितने लोग लाइन? वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप तो लाइन हो जाए। जी अमीन अमीन अच्छा उन्हें बगैर अंडा और वो गल नहीं करनी कोई। हाँ सही है, जो तुसी चाह रहे हो वो गल कर लेंगे। नहीं बेशक जो तुसी चाह रहे हो करो, लेकिन वो अंडा मुर्गी कट के। जी डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने सारी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जज्बाती 3 दफा आपने पानी पिया, 4थी दफा पिया, इतने जोश आपको मैंने फिर भी नहीं देना, आप भले गिनते रहे। इतना जोश से आज आप बोले हैं कि आपके अंदर वो स्टूडेंट लाइफ वाली बात आई है, आप फौज के हक में बोले, फौजी हमारा फर्ज है सब। हम आपके साथ हैं, हम भी फौज के साथ हैं, फौज हमें दिफा कर रही है, पाकिस्तान को मजबूत कर रही है, हम फौज के साथ हैं। सवाल ये है, आपने नवाज शरीफ साहब की लंदन बैठी हुई तकरीरों को रोकने के लिए पैमरा के थ्रू एक लेटर दे दिया जुबान बंदी का, ये तो आप कर सकते थे, हो गया। आप नवाज शरीफ की हमेशा के लिए जुबान बंदी के लिए सोशल मीडिया पे जो वो अब बोलेंगे, आप इतने ज़हीन हैं, सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ को और उसकी जुबान को और फौजी अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के इदारों के खिलाफ उसकी बातें ना पहुंचे थ्रू सोशल मीडिया, क्या एक्शन आप लेना चाहते हैं? अच्छा, दो चीजें आपको बता दूं। एक तो आप लाहौर से हैं और लाहौर ही के एक वकील हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, जिन्होंने अजहर सदीक साहब, जिन्होंने पैमरा से ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया। हम अच्छा सुन ले बात, बिल्कुल पीटीआई के अगर किसी वकील को तकलीफ है तो वो जा सकता है, बंद कर देंगे, पीटीआई वाला किसी अदालत नहीं जा सकता। वो हर इदारे के बारे में ऐसी बातें होती, छोड़ दें। आपको कहूंगा आप सवाल वो करते हैं जो कहा जाता है, तो ऐसे फिर आप गुस्सा कर जाएंगे, हमारे पे आप इल्जाम लगाते हैं ऐसा। अच्छा बात यह है कि अमीन हफीज साहब, एक हुकूमत नहीं गई, मेरा इरादा था जाने का आपके सामने, मैं तो आपसे छुपा नहीं रहा। मेरा पहले दिन मुझे ये खदशा था कि ये पाकिस्तान के इदारों पे हमला करेंगे। मैंने ट्वीट भी किया था, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया कि ये अदालतें जाने, पैमरा जाने, आपका काम नहीं है। और मैंने ये एक टेलीविजन पे आज नहीं, उसी दिन माना, उसी दिन बीपर देते हुए माना कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मना किया कि आपका काम नहीं है, ये इदारे जाने, अदालतें जाने, उन्होंने फैसला करना है। अब अगर कल को आप भी तो जाते हैं उन्हीं अदालतों में, अजहर सदीक चले गए, आप भी जाते हैं, हमें आपकी किसी खबर के ऊपर तकलीफ होती है, हम जाते हैं, पैमरा आपको नोटिस देता है, आप अदालत चले जाते हैं, जी गलत दिया है, कई दफा अदालत कैंसिल कर देती है, हमारी बात नहीं मानती। ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि 50 रुपए के ऊपर, वैसे वो मेरा ख्याल अदालत भी उस टाइम आ गई इनके चकमे में जो इन्होंने झूठ बोला, वरना 7 अरब, तो 50 रुपए के ऊपर ये बाहर गए। अदालत का फैसला है, हमारा फैसला नहीं 50 रुपए वाला, हम तो 7 अरब चाहते थे। रही बात सोशल मीडिया पे हम इनका क्या इंतजाम करेंगे, वो अल्लाह के हुक्म से हमें इंतजाम करने की जरूरत नहीं होगी,
वो इंतजाम पाकिस्तान की आवाम करेगी, जैसे उन्होंने अल्ताफ हुसैन का किया। वो भी बड़ा बोलता था। और एक बात और वाज़ेह है कि मेरे ही लीडर ने अल्ताफ हुसैन को इंडिया का एजेंट कहा था, और तब उस वक्त की जो एमक्यूएम थी वो नहीं मानती थी। तब उस वक्त का कुछ मीडिया भी नहीं मानता था कि जी ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। आज अल्लाह अल्लाह के सबने इमरान खान की वो बात की, और सबसे पहले उसकी भी इमरान खान के साथ ठनी थी, आपको याद होगा। बाकी तो सारे भाई भाई हो जाते हैं। आज हम दोबारा आपको बता रहे हैं, आप मैंने मैं बात कर, अच्छा मैं बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने अगर शेख रशीद साहब के खिलाफ कोई करप्शन का केस है तो आप ले जाएं। आपको मैं बार बार कहता हूं, आज स्टोरी ब्रेक करें इतने बड़े। आपने जाना 1 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल दागे। अगर कुछ है तो शहबाज गिल भी हिसाब देगा। एक बात याद रखिएगा, हमारी पार्टी क्यों फर्क है। हमारी पार्टी में किसी किस्म की मरवत नहीं है। हम तो चाय के साथ आपको भी एक ही बिस्किट देते हैं। हमारी पार्टी में जो करप्शन में फंसेगा उसको खान साहब ऐसे उठा के बाहर रख देंगे। कोई एक बंदा भी आपके सामने बता रहा हूं, इंक्लूडिंग मी, किसी बंदे की हमें जरूरत नहीं है जो करप्ट है। कोई कितना बड़ा लीडर है, हमारा लीडर उसे उठा के बाहर बिठा देगा अगर करप्शन करेगा तो। आप जी, आप बहुत शुक्रिया, आपके सारे सवाल लिए, उधर कमरे में बैठ के बात करते क्योंकि आपका बुलेटिन है। आप बहुत शुक्रिया।